विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश से आपको उत्तराखंड ARO प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी 17 दिसंबर 2023 को होनी है, आयोजित होनी है, उसके संदर्भ में कुछ जानकारियां दी जा रही है। ठीक है, अब सभी लोगों ने काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट के 7 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इन लास्ट के 7 दिनों में आपने थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने क्या करना है, पेपर प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर मैं देख पा रहा हूँ इसमें सिलेबस में तो लगभग कितना, ये जो पहले पॉइंट में है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। ठीक है, इसकी पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब क्या कीजिए, और पेपर प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाना है, आपने क्या सोर्सेज लेने हैं। एक आपने ल्यूसेंट की जो प्रश्नोत्तरी होती है उसे करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, परीक्षा वाणी की जो प्रश्नोत्तरी है उसे बहुत जल्दी से देखना है। वैसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या एक ही पेपर कर पा रहे हैं। जैसे मैं हल्का सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ल्यूसेंट का पेपर उठा रहा हूँ, कौन सा, कंप्यूटर का, तो बहुत हल्के क्वेश्चन आने, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आने। जैसे आप लोग सभी यहाँ पे बैठे हैं एस्पिरेंट, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का मतलब है। वायरस किसका एब्रीविएट है? वायरस फुल फॉर्म बताइए। बिल्कुल, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कई बार क्या होता है कि वायरस में आर पूछ लेगा वो। वायरस में आर किसका एब्रीविएट, मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है। एक तो पूरी फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस पेपर में, या तो बहुत भारी भरकम होगा जो बिल्कुल नया होगा आपके लिए, या फिर बहुत हल्का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही OMR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो अगर हम इसमें जाते हैं किसमें, ल्यूसेंट में, तो कंप्यूटर में ये 7वें नंबर विज्ञान, जो कंप्यूटर विज्ञान हम देख रहे हैं, तो 7वें नंबर की जो मेरे पास पुरानी किताब है, तो 7वें नंबर पे पूरा पेपर है। इसे बहुत जल्दी से करना है, लगभग 232, और नई किताब में तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें, तो बहुत जल्दी जल्दी करना है। इस पर टिक लगाने हैं अब आपने। अब वो समय गया कि आप टिक नहीं लगा, अब टिक लगाते हुए जल्दी जल्दी क्या करना है आपने, और हो सके तो आंसर शीट में भरिए। क्या कीजिए, आंसर शीट में भरिए। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, जैसे बीच में से उठा के पूछ लेता हूं मैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, बताइए। रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्थायी पता है ना। अच्छा, कई बार क्या करता है, स्थायी और अस्थायी को वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के रूप में देता है। अब नॉन वॉलेटाइल को कुछ लोग क्या सोचते हैं, अस्थायी, जबकि नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थायी होता है। क्या होता है, उसने फंसाया है पहले भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। नॉन वॉलेटाइल जब मेमोरी के बारे में पूछा तो हिंदी माध्यम के बच्चों ने सोचा कि क्योंकि नॉन लगा हुआ उसके आगे, उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि नॉन का मतलब अस्थायी लगा दिया, जबकि नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, स्थायी मेमोरी। ऐसे ही वॉलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, है ना, अस्थायी। तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है, इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। कौन सी है, टाटा कंसल्टेंसी। TCS लिखा होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही आपका इसी जमाने में तो ये भी पूछा कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। अच्छा, देखा सबने था उस जमाने में, अगर आप मेरे से पूछें, देखा सबने था, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि थोड़ा सा जो भाषा थी, ब्लिंकिंग पॉइंट वगैरह, इससे क्या हो गए, बच्चे घबरा से गए कि पता नहीं क्या पूछ लिया। जबकि कितना आसान पूछा हुआ था कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। आपने सीधे आंसर बोला था कर्सर। क्या बोलना था, कर्सर बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही कभी कंप्यूटर वायरस से पूछा हुआ उसने, तो मैंने कहा या तो बहुत हल्का क्वेश्चन आएगा या बहुत
भारी क्वेश्चन आएगा। बहुत भारी के लिए क्या पढ़ना है आपने, अगर अब समय नहीं है वैसे पढ़ने का, बट परीक्षा मंथन की एक किताब आती है कंप्यूटर की, किसकी, परीक्षा मंथन की। आप उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर और बॉक्सेस देख लीजिए। तो आपने क्या करना है, ज्यादा हपड़ दपड़ नहीं करनी है। एक दिन में 2 चीजें, जैसे जो आपका सिलेबस है ना, उसमें 2 चीजों को पकड़ के क्या कीजिए, कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जैसे इसमें पूछा हुआ कि जो मैं देख पा रहा हूं कि सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ और दैनिक जीवन में इनका अनुप्रयोग, परीक्षण और अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन ना हो। ये दिखने में ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन बहुत भारी भरकम होते हैं, ठीक है, जिसे कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता अगर वो कंप्यूटर से परिचित नहीं है। और अगर मैं फिर दूसरा देख पा रहा हूं तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या स्पेशल लिखा हुआ उसने, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे खास ध्यान देना है आपने। किस पर ध्यान देना है, फिर दोबारा क्या कीजिएगा कि ल्यूसेंट और क्या नाम है, परीक्षावाणी का जो इतिहास वाला सेक्शन है उसको जल्दी जल्दी क्या करना है आपने, टिक करते हुए चलना है। क्या करना है, मैं 2-2, क्योंकि देखो समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2-2 4-4 में क्या करूँगा, पॉइंट क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, अगर आप आंसर देने में सक्षम हो। बहुत हल्के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो अगर खोल के मैं इसको पढ़ पा रहा हूं तो भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास। अब यहां पर ध्यान देना, राष्ट्रवाद के विकास को खास पॉइंट करना है आपने। किसको, राष्ट्रवाद के विकास को खास, अगर इससे रिलेटेड कोई पेपर मिल जाता है राष्ट्रवाद से संबंधित, तो उसको आपने पूरा करना है ल्यूसेंट और परीक्षावाणी की प्रश्नोत्तरी से। और दूसरा आपने कहां से करना है, और स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। अब स्वतंत्रता प्राप्ति पर भी वो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लास्ट में जो एक्ट पास हुआ था, उसने कहा कि कब पास हुआ था। अधिकतर लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 किया, जबकि 15 अगस्त 1947 नहीं था वो। उसका आंसर क्या था, उससे पहले हो चुका था स्वतंत्रता विधेयक। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो हुआ था वो कब पास हुआ था, देखिए जरा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पास हुआ था, डेट के साथ बताना मेरे को। लागू कब हुआ था, पास डेट अलग बता रहे हैं आप। देखिए जल्दी से, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भाई 15 अगस्त 1947 ठीक है, हम आजाद हुए। देखो भाई 18 जुलाई 1947 ये आंसर था इसका। क्यों पूछा उसने, क्योंकि उसको पता था कि 70-80% लोग 15 अगस्त 1947 करेंगे, इसलिए 18 जुलाई 1947 ये क्वेश्चन उसने पूछा है। और आप लोगों को फंसाया, और आपके जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब जो पुराने एस्पिरेंट थे, वो फंसे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार से फंसाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, यहां लेवल यही है उत्तराखंड में, बहुत बड़ा लेवल नहीं है। 1896 में कब गाया गया, 1896 में। वंदे मातरम तो पता है ना आपने, किसने किसने लिखा था वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुबलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। 1896 में पहली बार गाया गया। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे मेरे ख्याल से, चेक कीजिए, क्या रहमतुल्लाह सयानी थे, रहमतुल्लाह सयानी। और अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया, 1911 में गाया गया। 1911 में क्या हुआ था, जो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वो कौन थे, क्या बिशन नारायण धर थे, बिशन नारायण धर थे,
बिशन नारायण धर थे। ठीक है, 1911 ही एक और चीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये डेट। किस चीज के लिए बताइए? दो उद्घोषणाएं हुई थी यहां पर 1911 में। देखिए 1911 में क्या हुआ था कि एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल विभाजन, देखो सब पढ़ के जाएंगे बंगाल विभाजन कब, 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया कब, 1911 में। और साथ में बोला गया कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। क्या की जाएगी? लेकिन राजधानी स्थानांतरित जो हुई 1912 में हुई। कब हुई? और 1912 वही समय है जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। क्या किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की जो योजना बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रासबिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। और ये रासबिहारी बोस यहाँ पे दिखते हैं हमें, और उसके बाद कहाँ दिखते हैं बताओ? जोड़ना पड़ता है तथ्यों को। जब आप जोड़ के चलेंगे ना तब आपकी समझ में आएगा इतिहास है क्या वास्तव में। रासबिहारी बोस फिर आपको उधर मिलेंगे आजाद हिंद फौज के समय, जब वो कमान देंगे किसको? सुभाष चंद्र बोस को कमान देंगे आजाद हिंद फौज। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए बहुत जल्दी में तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं पूछ के आपसे क्या कर रहा हूं, आपको बाध्य कर रहा हूं कि आप क्या कीजिए कि इन प्रश्नों को जरूर एक बार देखिए। पूरे साल भर की तैयारी क्या है, एक तरफ है, और ये लास्ट के 7 दिन एक तरफ होते हैं। अगर आप इनको दिन और रात करने में सक्षम रहे, नींद भी पूरी लेना, ऐसा नहीं कि रात भर उठे हुए हैं, 6 घंटे की नींद लेना, पेपर प्रैक्टिस पे ज्यादा जोड़ देना। अब आपने, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? बताइए। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर, यहां पे जो आंसर दे रहा है वो ईश्वरचंद विद्यासागर। तो पहले आंसर देना, गलत आंसर देना जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी थी? सुबह आजादी, सुना है इसको? जेएनयू वालों को देखा होगा आपने, जेएनयू वालों को देखा होगा आपने, इसी के तराने गाते रहते हैं। फैज अहमद फैज, किसने गाई थी? फैज अहमद फैज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थे? गोल्डन थ्रेशहोल्ड, हाँ जी, सरोजनी नायडू। भारत कोकिला बोला जाता है उनको, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। ठीक है, किस, अच्छा मैं अभी पहले उससे पूछ लेता हूं, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? नाइनटीन 46 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? कुछ नहीं करना है, देखो आप, अगर आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, डिमोरलाइज मत होना। मैंने आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं किया है, दरअसल मैंने इसलिए किया है कि आपके सामने परीक्षा वाणी की प्रश्नोत्तरी और ल्यूसेंट की प्रश्नोत्तरी है, किताबें सब ने खरीद रखी हैं, लेकिन उसको करने में पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। अब लास्ट में 7 दिन अगर आपने ये कर लिया तो आपका प्री क्रैक हो सकता है। क्या हो सकता है? किताब खरीद के एक कोने पे रखना और ये बोलना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो अलग चीज होती है। किताबों को करना होता है, बार बार उसको पढ़कर क्या करना होता है, और वहां पे अपने आप याद आएगा। अभी याद नहीं आ रहा होगा, प्रेशर में हो आप लोग, लेकिन वहां पे अपने आप याद आएगा आपको। ठीक है ना?
तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। 30, 31, 32 याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए थे कांग्रेस के, और राजपूताना नामक जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना नामक जहाज से गए थे। ये भी क्वेश्चन बने हैं किसी समय में। किसने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? अब देखो इसमें भी सोचना पड़ रहा है। अरे महात्मा गांधी ने गढ़ा था भाई। हाँ तो यही होता ना एग्जाम, इसी को एग्जामिनेशन प्रेशर बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, एक बार क्वेश्चन बना कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, आईएएस में क्वेश्चन आया, उसमें भी लोगों ने सोचा कौन सा होगा तारा। कौन सा है? सूर्य है भाई, जो हमें दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। आपको ऐसे ही तो परेशान किया जाता है। फिर पूछा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो लोगों ने कहा यार बुध सूरज के सबसे निकट है इसलिए बुध होगा, लेकिन बुध नहीं होता है, शुक्र होता है। थोड़ा हटके जिसका आंसर होगा वही आपकी मेरिट बनाते हैं हमेशा, याद रखना। ठीक है, चलो जी। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे, बताइए रेलवे की आलोचना क्यों की थी उन्होंने? हिंद स्वराज में लिखा ना उन्होंने रेलगाड़ी की आलोचना की। अरे भैया, इस देश में रेल चल रही थी तो उसकी आलोचना गांधी जैसे व्यक्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो नहीं, इसलिए किया। उन्होंने कहा कि प्लेग जीवाणु जो महामारी है उसकी वाहक है कौन? रेलवे। रेल में लोग इधर से उधर ले जा रहे हैं और प्लेग क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं, है ना। मशीनीकरण का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया है एक किताब में। एक किताब है रविंद्रनाथ टैगोर की। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पता है ना कौन थे? शांति निकेतन, विश्व भारती, पता है? गोरा, लिपिक, क्रिसेंट मून, हंग्री स्टोन, डार्क चैम्बर, बहुत सारी किताबें लिखी। तो उन्होंने एक किताब में मशीनीकरण का विरोध किया। वो कौन सी पुस्तक थी? रक्तकर्मी। कौन सी थी? ढूंढ लो, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूं। क्या रक्तकर्मी में रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था? रक्तकर्मी नहीं, करवी, रक्तकर्मी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे अगला। बारदौली कहां है? मैच करने के लिए आएगा। बारदौली सत्याग्रह के बारे में सुना है आपने? सरदार पटेल का नाम सुना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, गुजरात में है। आप लोगों में से कई लोग आईपीएस बनेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी कहां पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। कहां पे है ये? हैदराबाद में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है ये। तो जो बारदौली सत्याग्रह था वो सरदार पटेल उससे संबंधित है। किस सन में हुआ था ये बारदौली सत्याग्रह? बारदौली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? 1928 में, बिल्कुल। तो अब ये मैच करने के लिए देखा कि बारदौली कहाँ है? गुजरात में। चोरा चोरी कहाँ है भाई? चोरी चोरा, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में है। यरवदा कहाँ है? यरवदा जेल सुना होगा आपने? यरवदा सुना है? महाराष्ट्र में। नोआखाली कहाँ है? नोआखाली कहाँ है? नोआखाली के दंगे सुने होंगे आपने। गांधी जी गए थे वहां पर तब जब दंगे हो रहे थे, नोआखाली के दंगे, वेस्ट बंगाल। नोआखाली के दंगे दाग हैं भारत पर। हत्याकांड, नरसंहार, बलात्कार, इन चीजों के लिए जाने जाते हैं नोआखाली के दंगे। गांधी पर कोई अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन गांधी पर भी, गांधी की कार पर अटैक किया गया नोआखाली के आसपास, क्योंकि उपद्रवियों को भी पता था कि अगर गांधी को किसी ने मार दिया तो फिर वो जनजाति और जाति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इतना तो पता था सबको। अंग्रेजों को भी पता था कि अंग्रेजों ने भी अगर गांधी को क्या कर दिया, अगर गांधी मर जाते, इसलिए गांधी जगह जगह पर आपने देखा होगा
कि आमरण अनशन करते हैं, दबाव बनाते हैं किस पर, अंग्रेजों पर, है ना। अच्छा जी, एक इंडियन मुसलमान किताब है, वो किसने लिखी है? इंडियन मुसलमान, W.W. हंटर, W.W. हंटर, हाँ W.W. हंटर बोला जाता है उन्हें, विलियम विल्सन हंटर, बिल्कुल। अच्छा, हंटर आयोग, अब जरूरी नहीं है कि ये वही हो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? अब सब क्वेश्चन ढूंढ ही रहे हो भाई, तो बताइए, बता भी दो। अब यहां पे एक बड़ा वो है भाई, देखिए लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग जो है वो पहला शिक्षा का कमीशन है। क्या है? शिक्षा का पहला कमीशन जो है वो हंटर, दरअसल इसने जो, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, ये जो इसने पूछा हुआ ना, इसकी जरूरत नहीं मुझे अभी फिलहाल, इसने जो पूछा हुआ इसने हंटर आयोग से पूछा और आंसर दे दिया इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन सही बात यह है कि हंटर कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बनाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और जब कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? कंफर्म कीजिए। और कितने सदस्य थे उसमें? क्या महात्मा गांधी भी सदस्य थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस ने कमेटी नियुक्त की, हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और सदस्य कौन कौन थे उसमें? क्या महात्मा गांधी भी थे? और अगर महात्मा गांधी थे तो वो अध्यक्ष क्यों नहीं बने? मदन मोहन मालवीय क्यों बने? महामना मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा, सुना है हिंदू महासभा के बारे में? मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया देने के लिए हिंदू महासभा का गठन हुआ। तो मेरा उद्देश्य परेशान करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको कुछ भी पूछ सकता है। 1942 के आंदोलन में, ये पता है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति मैदान याद है ना मुंबई में? अगस्त क्रांति मैदान बोला जाता है। डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने वहां से। 7 अगस्त 8 अगस्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। कौन सी? अब अगस्त क्रांति शुरू हुई, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो सबको कैद कर दिया गया। नेतृत्व विहीन आंदोलन है ना ये। सारे जब बड़े नेता जो थे वो जेल में थे। कुछ लोग जेल तोड़कर बाहर आए, तब उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व दिया, वो भी अंडरग्राउंड होकर, जैसे जेपी, जयप्रकाश नारायण। तो यहां तक क्वेश्चन पूछा किस जेल को तोड़कर बाहर आए थे वो? हजारीबाग की जेल में थे वो। किसमें थे? हजारीबाग की जेल तोड़कर बाहर आए जयप्रकाश नारायण। तब उन्होंने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। फिर कांग्रेस रेडियो चलाया गया, बहुत सारी चीजें हुई। तो लोगों को मतलब कुछ ना कुछ एक नेतृत्व चाहिए था। अब सारे बड़े नेता जेल में थे। राजेंद्र प्रसाद जी को कहां पर कैद किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब बांकीपुर जेल में बंद किया गया उन्हें। कहां किया गया? बांकीपुर जेल में बंद किया गया। और ये ये डॉक्टर क्या नाम है जो जिनके बारे में बताया मैंने अभी, जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग की जेल तोड़कर आए और इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो भी पूछता है कई बार, प्रिजन डायरी। क्या लिखी थी? प्रिजन डायरी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी का डेजिग्नेशन क्या था? बताइए। डेजिग्नेशन मतलब कांग्रेस में क्या थे वो? कांग्रेस में उनका डेजिग्नेशन क्या था? डेजिग्नेशन मतलब समझते हो? अध्यक्ष थे, सचिव थे, क्या थे? मतलब कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, क्या थे वो? अरे भाई कांग्रेस में थे ही नहीं वो। क्या नहीं थे? उसका आंसर क्या होना है?
कांग्रेस में थे ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया तो अधिकतर लोग सोचेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, कुछ नहीं थे वो, बल्कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि अब आजादी मिल चुकी है, अब इस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तो खुद कांग्रेस के सदस्य नहीं थे जब आजाद हुआ देश। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु। हाँ, CF एंड्रयूज। और देशबंधु? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रयूज, देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन है चित्तरंजन दास? मोतीलाल नेहरू जी के साथ कुछ पता है आपको? किसी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था भाई किसी ने? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ही थे। देशबंधु चित्तरंजन दास। क्यों बोलते हैं उनको देशबंधु? हाँ जी, देश के भाई थे। अलग अलग नाम पड़े, किसी का नाम देशबंधु पड़ा, किसी का नाम राष्ट्रपिता पड़ा, किसी का नाम क्या महात्मा, है ना? महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी जी को। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो, बड़े नहीं पूछ रहा हूं मैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? उन्हें महात्मा कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें। तो ये हल्के हल्के क्वेश्चन कीजिए, जो मैं पूछ रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। मैं अभी आपसे कम से कम बिना देखे, ये तो थोड़ा सा उसके लिए करना पड़ रहा है, बिना देखे मैं अभी 200, 250, 500, 1000 क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ हिस्ट्री के, और कई जानकारियां दे सकता हूँ। लेकिन ये समय जानकारी देने का नहीं है, आपको बाध्य करने का है कि आप पेपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अब भारतीय राज्य व्यवस्था है भाई, क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था में स्पेशल कंसिडर कर रखा उसने क्या, कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अच्छा इतिहास में मैं बता दूं आपको कि वो उसने एंशिएंट भी लिखा हुआ, मिडिवल भी लिखा हुआ, मॉडर्न भी लिखा हुआ। आपने मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, मिडिवल पे भी दीजिए, एंशिएंट पे भी पेपर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ज़्यादा जो आपने ध्यान देना हो किस पे देना है? स्वतंत्रता आंदोलन पर देना है, और क्या बोलते हैं, किस पर देना है? राष्ट्रवाद के विकास पर देना है। किस पर देना है? राष्ट्रवाद के विकास। तो इतनी जल्दी मैं पलट नहीं पा रहा हूँ किताबें, ना पलटवा सकता हूँ। आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको राष्ट्रवाद का विकास वाला कोई पेपर दिख रहा है तो उसको करना है आपने सॉल्व, ठीक है? उसके बाद आपने तीसरा पेपर जो करना है वो राज्य व्यवस्था से करना है। स्पेशल लिखा हुआ, अगर मुझे मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पर कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, अब अर्थव्यवस्था भी और राज्य व्यवस्था भी, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज। अब स्पेशल जो कंसिडर कर रहा हो, क्या कर रहा? तो अब पंचायती राज पे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो? एक तो भाग पूछ सकता कि संविधान के किस भाग में पंचायत है, किस भाग में है? बताओ। भाग 9 में है, ठीक है? भाग 9 क में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9 ख में क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बोलते हैं किसको? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव को सहकारिता। किसको बोलते हैं? फिर आपने आर्टिकल भी याद रखना है, 243 से 243O, ये हो गया किसके? पंचायत के। तो ज्यादा इसके अंदर से पूछेंगे। किसके अंदर से? ठीक है। आरक्षण पूछ सकता है कि किस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पंचायतों में आरक्षण जो दिया जाता है, तो 243D में दे रखा आरक्षण। किसमें? 243D में आरक्षण दे रखा है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि भाई अच्छा मैं पहले बता दूं, 243 से 243O, फिर 243P से 243ZG, और फिर 243ZS से ZT। तो 9A और 9B ये पार्ट हो गए आपके, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि भाई पंचायतों के लिए कितने कार्य दिए गए हैं संविधान की अनुसूची 11 में? कितने, मतलब सब्जेक्ट जो हैं 11वीं अनुसूची में, वो कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। 29 विषय ऐसे दे रखे जिन पर पंचायतें क्या कर सकती हैं? कार्य कर सकती हैं। जबकि 12वीं अनुसूची जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें। खाली कितने दे रखे हैं? 18 सब्जेक्ट। पूछ सकता है कौन कौन से संविधान संशोधन हुए,
ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है, खासकर 11वीं को ध्यान रखना आपने, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992, 1992, ये 73वां संविधान संशोधन ही है 1992 का, जिसके तहत क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 29 विषय दिए गए थे, किसको, पंचायतों को। और ये आपकी क्या 73वीं संविधान संशोधन है, जिससे भाग 9 में पंचायत रखकर संवैधानिक दर्जा दिया गया और साथ में आर्टिकल 243 से 243 तक उसमें प्रावधान किए गए। ठीक है, फिर मैंने आपको 2 आर्टिकल और बताता हूं मैं, एक तो बताता हूं 243 कजा और एक बताता हूं 243 IY। तो एक आपका इसमें से किससे संबंधित है, कजा किससे संबंधित है, 243 के और 243 जेड है, बताइए। हाँ, 243 के और 240 इलेक्शन। तो जैसे देश का इलेक्शन कमीशन होता है, वैसे राज्य का भी निर्वाचन आयोग होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, 243 के में मिलेगा और 243 ZA में मिलेगा। किस में मिलेगा, तो कजा करके याद रखना। क्या याद रखना, कजा। समझ में आया। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो ये वाले हैं 243 के, ये पंचायतों का मतलब है एक ही, राज्य निर्वाचन आयोग एक ही है, अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के क्या कराता है, इलेक्शन संपन्न कराता है। देश का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का भी इलेक्शन कराता है, लोकसभा का भी कराता है, राज्यसभा के भी कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, विधानसभाओं के भी जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है, देश का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, ध्यान रखना, विधानसभाओं का इलेक्शन देश का निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना। देश का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन किस भाग में है, किस भाग में है देश का इलेक्शन कमीशन, अरे 324 आर्टिकल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 पार्ट क्या है 15 में है। 324 से कहां तक, 329 तक, पक्का। हाँ, इसीलिए याद करा रहे थे, बट नहीं करना है, हम नहीं सुधरेंगे, है ना। चलो, इतना समझ में आ गया होगा। तो पंचायत पे खास ध्यान देना, अगर टाइम मिले तो नगर पालिका वाला भी कर लेना पेपर। ठीक है, फिर पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, वो डेट बार बार पूछता है, कब की गई पंचायती राज, देश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई भारत में, बताओ तो। हाँ जी, अरे भाई बताओ, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई भारत में, हाँ 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती के दिन ही क्यों की गई, क्यों की गई गांधी जयंती के दिन ही, बताओ। गांधी जी की जयंती पर ही क्यों की गई पंचायती राज व्यवस्था, एक तो कांग्रेस का शासन था, दूसरा गांधी जी ग्रामों का देश मानते थे इस देश को, चाहते थे बहुत कुछ, उन्हीं की वजह से आर्टिकल 40 रखा गया DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें बोला गया था पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा राज्य। क्या करेगा, राज्य पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसे थोड़ा खोल दीजिए। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अरे भाई आया कि नहीं आया, तो बस इसके बाद जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है तुरंत आपने क्या करना है, किताब उठानी है और पेपर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और अब से 7 दिन तक पेपरों के साथ रहना है आपने, किसके साथ रहना है, आप पेपर प्रैक्टिस करनी है बस, अब एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। तो हल्का हल्का मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। अब आगे है भारत का भूगोल एवं जननांकिकी। अब ध्यान रखना भाई, 1 या 2 क्वेश्चन आपकी जननांकिकी से बनने हैं। किससे बनने हैं, जनांकिकी से बनने हैं। पुराना नया सेंसस तो आया नहीं, इसलिए पुराना सेंसस, अब 2021 में जनगणना, 2011 की जनगणना हो गई थी, तो वही आंकड़े आपने पढ़ने हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो इसी के पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए जननांकिकी वाला, किसका, जो मैंने आपको बताया है, इसी में जनगणना वाले पेपर कर लीजिए,
या फिर एक किताब आती है, मुझे लगता है कि 100 रुपए के कमी आएगी, वो परीक्षा वाणी की है, जनगणना वाली। ठीक है, एक तो शायद उत्तराखंड का भी पूछेगा ये, अभी देख लेंगे। हाँ, तो दोनों को मिला के पढ़ना है आपने कि भारत की लिंगानुपात कितना है, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, भारत का क्या बोलते हैं शिक्षा, क्या लिटरेसी रेट क्या है, उत्तराखंड का कितना है, भारत में क्या बोलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की कितनी है, उत्तराखंड की कितनी है, दोनों को मिला के पढ़िएगा। दोनों पेपर एक साथ कीजिएगा, दोनों को मिला के पढ़िएगा। वहां से मान के चलो आप 2 या 3 क्वेश्चन फंसने हैं, कितने, और कभी कभी ज्यादा भी डालेगा वो, उसको पता है कि ये बहुत पहले आ चुकी थी, 2011 के सेंसस चल रहा है, अधिकतर लोग जनगणना को नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ना है जनगणना को। क्लियर हो गया? यही वो नंबर होंगे जो आपको मेरिट में लेके आएंगे। कौन से नंबर? जनगणना वाले। ठीक है, बाकी भारत और भूगोल तो आपने पूरा पढ़ ही लिया, यहाँ पर वीडियोस देखिएगा उसके लिए, अब समय तो है नहीं वीडियोस देखने का, रोज बोल रहा था देखो देखो। तो क्या होता है कि अच्छी चीजें, सच बेचना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, झूठ बेचना बहुत आसान है ना। चलो, और बेच भी कहाँ रहे, फ्री था, वीडियो फ्री में देखना था आपने। तो भाई जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, जरा देखिएगा। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता, नहीं तो मैं एक बार भारत का पूरा आपने क्या करना है। अब जैसे कई बार इतना ही पूछ लेता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी भाई। हाँ, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी मेरे ख्याल से। लॉर्ड मेयो थे उस समय। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। नाम सुना है? मेयो कॉलेज अजमेर में गए हो कभी? जाना, जब अजमेर जाओगे तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो का वो कॉलेज देखना जहाँ राजकुमार पढ़ते थे हमारे तत्कालीन समय में, और ब्रिटिशर्स जो आ रखे थे बड़े ऑफिसर, उनके बच्चे पढ़ते थे। और लॉर्ड मेयो वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई थी भारत में, ये पता है? ढूंढो किसने की थी लॉर्ड मेयो की हत्या। अरे भाई, वाइस रॉय थे लॉर्ड मेयो, अंडमान निकोबार में हत्या कर दी किसी ने। हाँ, शेर अली। कैसे? चाकू घोंपकर। अफरीदी था, अफरीदी, शेर अली अफरीदी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी किसकी? वाइस रॉय की। ये वैसे ही है कि किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या करना इतना बड़ा क्या था, जघन्य अपराध था उस जमाने में। अंडमान निकोबार में हत्या कर दी। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ कभी, किसकी हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। इसमें नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता कि ये बनेगा, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बने हैं पहले, बन जाए तो अच्छा है। लेकिन जो पहली 10 की नियमित पहली 10 की जनगणना हुई वो कब हुई? 81 में हुई, लॉर्ड रिपन के समय में हुई। और तब से लगातार हर 10 साल में जनगणना हो रही थी, सेंसस बोलते हैं इसको। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लेट हो गया सब, और अभी तक आंकड़े आगे नहीं आए हैं अभी तक। तो पुरानी जनगणना पढ़नी पड़ेगी भाई आपको। ठीक है, तो भाई जरा बता दो मुझे। और मैंने कहा उत्तराखंड के साथ मिलके पढ़ना। किसके साथ? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब इसमें क्या करेंगे, अधिकतर लोग बोलेंगे ये तो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है। बट एनसीआर होने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। ठीक है, वहां की अपनी विधानसभा है, केजरीवाल वहां का मुख्यमंत्री है ना। लेकिन क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? और ये भी ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि नियुक्ति की जाती है इनकी। इलेक्ट पहले होते हैं, बाद में क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के उनकी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। पुदुचेरी का देख लेना एक बार कि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं।
भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है भाई? अगर 2011 के आंकड़े में ले रहा हूं, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% है। कितनी है? 1.64% है। और अगर ऐसे पूछूं मैं कि 2001 से 2011, एक दशक हो गया, 10 साल हो गए, एक दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तब क्या आंसर दोगे? तब क्या आंसर दोगे? 17.7। तब क्या दोगे? 17.7। 17 लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर, एक होती है दशकीय, एक होती है वार्षिक। तो दशकीय में 17.7, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं वार्षिक वृद्धि दर, तब आ रहा कितना? 1.64%। इन दोनों डेटा को याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है। जो 2011 का सेंसस था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था भाई? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? और चिंताजनक था ये, क्योंकि यही लिंगानुपात तो आगे चलकर बड़ा लिंगानुपात बनेगा। 919 था। कितना था? मतलब 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बालिका शिशु जन्म को क्या किया जा रहा है? बाधित किया जा रहा है ना, जो कि अच्छे संकेत नहीं होते किसी भी देश के लिए। आपके सामने एग्जाम्पल है हरियाणा, है ना, त्राहिमाम। हरियाणा ने अपना लिंगानुपात क्या कर दिया? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहां पर है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहां पर है? और बड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर होता है इसका, पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है। आंसर पंजाब। सोच भी नहीं सकते आप इस आंसर को। आंसर पंजाब। हाँ जी, नहीं जा सकते ना। मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मुझे पता है ना कि कहाँ पे घुमाना है आपको, वो भी घुमाएगा। लोक सेवा आयोग है, नए एक्सपर्ट जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं वो नए आए हैं। पुरानी टीम को राकेश कुमार जी ने क्या कर दिया, लोक सेवा के जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने उनको हटा दिया। नई टीम आई है, नए तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश का लेवल लाने का प्रयास किया जाएगा, यूपी का लेवल जो है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो यूडीए एलडीए के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उनको देखकर हंसे लोग कि यार क्या आसान सा पेपर बना रखा है। ये लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे। एक लेवल तो हो, उससे ज्यादा लेवल तो ग्रुप सी का होता है। तो आपने सचिवालय में बिठाना है। सचिवालय सबसे बड़ा मतलब उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा है? सचिवालय। तो सेक्रेटरीट में जब आप भेज रहे हैं तो थोड़ा देख परख कर भेजिए ना भाई, ज्ञान भी तो देखना है आपने, ये खाली टाइपिंग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो खाली आपसे ज्ञान देखना चाह रहा हूं कितना कितना है, और आपको चिंतित करना चाह रहा हूं थोड़ा। लोग कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन चिंता करनी चाहिए। चिंता से कर्म जागृत होता है। अब आप चिंतित हो गए कि नहीं आ रहे हैं, तो अब आप बैठेंगे इसके बाद, मुझे पता है। ठीक है। ऐसे ही समसामयिक घटनाक्रम में भाई अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपने? जल्दी 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 समसामयिक घटनाक्रम, क्योंकि यहां से आपकी मेरिट बनेगी। देखना किससे? समसामयिक घटनाक्रम से। ठीक है। तो समसामयिक घटनाक्रम में क्या करना है आपने? अगर आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले 6 महीने, वैसे तो 1 साल बोला जाता है पर इतना समय है नहीं, जल्दी जल्दी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखो भाई। आपसे ज्यादा अगर मैं प्रतियोगिता दर्पण के 6 महीने की किताबें उठाकर
उसके सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बीच पेज में एक होता है क्या, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं करंट इवेंट्स के। सुन लो, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन सबको फाड़ दूं और एक मैं बुकलेट बना दूं उसकी, तो वो एक अखबार से भी छोटी होगी। आपसे ज्यादा रिटायर्ड लोग दोराहों और तिराहों पर बैठकर जो अखबार पढ़ते हैं और जिस तरह से वो अखबार को याद करते हैं, जिस तरह से वो चर्चा करते हैं, तो आपसे कहीं ज्यादा वो लोग पढ़ते हैं। आप उनसे चर्चा कर लीजिए कभी। वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय भी पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी पढ़ते हैं, साथ में वो लोकल न्यूज भी पढ़ते हैं, हर चीज से परिचित रहते हैं जो रिटायर्ड लोग हैं। उन्हें जरूरत नहीं है, वो तो 60 क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग 70 साल के होंगे, कुछ 80 के होंगे, उनका तो अब क्या है, कईयों का तो महापरिनिर्वाण का समय होने वाला है। आप लोग यूथ हो, आपको पढ़ना है। वैसे अब मुझे पता है कि प्रेशर ज्यादा है, अखबार नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन अब क्या करना है आपने, कम से कम पिछले 6 महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बीच में जो आपके वो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको एक बार जल्दी से क्या करना है, रिवाइज करना है। आप क्या करना है, रिवाइज करना है। अब इसके बाद रही बात उत्तराखंड का इतिहास, तो मैं जानता हूं कि उत्तराखंड को ढंग से पढ़ते हैं यहाँ पर लोग। क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने परीक्षा वाणी बिल्कुल घोट रखी होगी, और क्या बोलते हैं, BS नेगी आपने ढंग से घोट रखी होगी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप बोलेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं पूछ लेता हूं, बोलो। अच्छा, और दूसरा मैंने बोला कि उत्तराखंड का करंट इवेंट्स के लिए, एक तो आपने मुझे बताया था, किसने किया था कल, आपने मैसेज किया था, दृष्टि की आती है उत्तराखंड की, एक लोकल पब्लिकेशन भी होगा यहाँ पर, लोकल पब्लिकेशन की बुक भी होगी जिसमें समसामयिकी आती है उत्तराखंड की। उसको भी आप पिछले 6-8 महीने का समसामयिकी देख लो। अगर कोई खिलाड़ी हमारे यहाँ से कुछ अच्छा नाम कमाया, उसको याद कर लीजिए। अगर कोई नई योजना लेके आई है हमारी सरकार, ठीक है, सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी अगर कोई नई योजना लेके आए हैं तो उनको याद कर लीजिए। बजट में अगर कोई नया प्रावधान है तो उसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, क्या देखना है, अब याद करने का समय गया, गॉन आर द डेज, ठीक है। और यहीं से फिर मैं बोल रहा हूं कि एक ना एक दिन उत्तराखंड PCS का फॉर्म आना है, उत्तराखंड PCS का प्री भी होना है, मेंस भी होना है। लोक सेवा आयोग क्या करता है, फॉर्म निकालता है, 2-3 महीने में प्री करा देता है। इसलिए PCS की तैयारी मैंने कहा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। जो भी लोग PCS की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा, वहां पर प्री निकलेगा भाई और मेंस निकलेगा। समझ में आ गया? तो कितने मिनट का हो गया? ठीक है, तो विराम देते हैं मेरे ख्याल से। या उत्तराखंड में पूछना है कुछ, आप लोग बताइए, पूछना है? ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेता हूं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं।